मित्राणि धनधान्यानि प्रजानां सम्मतानिव जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अपि स्वर्णमयी लङ्का नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वाल्मीकि रामायण का ये श्लोक एक खूबसूरत प्रसंग में आता है। राम ने रावण का वध करने के बाद विभीषण को लंका का नया राजा घोषित किया और अयोध्या प्रस्थान का जब समय आया तो लक्ष्मण का मन सोने से बनी इस खूबसूरत नगरी में कुछ दिन और रुकने का हुआ। इस पर भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि मित्र, धन धान्य का संसार में बहुत महत्व है, लेकिन सोने की बनी इस लंका में मेरी रुचि नहीं है। माता व मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। उन्होंने विजयी लंका को विभीषण को दे दिया। यही वो भाव है जिसके कारण हमारी संस्कृति के संवाहक राम विश्वव्यापी हो गए। ये श्लोक नेपाल देश का राष्ट्र चिन्ह बन गया। गरुड़ इंडोनेशिया की राष्ट्रीय विमान सेवा का प्रतीक चिन्ह बन गया, तो यही गरुड़ थाईलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह बन गया। नीदरलैंड में राम मुद्रा को कानूनी मान्यता मिली है। अमेरिका के अयोवा प्रांत की एक सोसाइटी जिसमें अमेरिकन इंडियन जनजाति आयवे के लोग रहते हैं, उनके बीच राम मुद्रा का चलन है। राम का सांस्कृतिक स्वरूप सीमाएं नहीं मानता, वो सर्वग्राही और सर्वव्यापी हो जाता है। देश, काल, भाषा, रंग भेद से परे लोग अपनी पसंद के हिसाब से राम को ढाल देते हैं, कोई चित्रों के रूप में, कोई मंचन के रूप में, तो कोई राम को गहरे जानने व समझने की इच्छा पालकर कलम या कैमरा उठाता है और राम की वैश्विक यात्रा के शोध पर चल पड़ता है। रामायण के चतुर्थ आयामी स्वरूप का वैश्विक स्तर पर दस्तावेजीकरण करना एक चुनौती है, क्योंकि हर देश में राम की प्रस्तुति, भाव, विचार बदल जाते हैं। राम को हर देश के लोगों ने अपनी सोच और अपनी मान्यताओं के अनुरूप अपने में ढाल लिया है। ऐसे देशों की संख्या 152 से 155 के करीब है। ऐसे देशों को द रामायण ग्रुप ऑफ कंट्रीज मानते हुए 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, आध्यात्म और चिंतन के रूप में। दूसरे, ऐसे देश जहां मंदिर तो नहीं है लेकिन आध्यात्म और संस्कृति का आधार मिलता है। और तीसरा, वे देश जहां हमारे दूतावास नहीं है, हमारे कुछ भारतीय व्यापारी व भारतीय छात्र हैं और वो अपनी संस्कृति आध्यात्म को जीते हैं। ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण राम सेतु के निर्माण की तरह है। जब यह पूर्ण हो जाएगा तो एक इतिहास बनेगा। इस इंसाइक्लोपीडिया के दूसरे चरण में राम की वैश्विक यात्रा के तमाम पहलुओं का दस्तावेजीकरण होगा। विदेश में महाद्वीप व प्रायद्वीप के आधार पर राम कथाओं का विस्तार हुआ है। इसके लिए एक वृहद योजना बनाई गई है। सभी महाद्वीप व प्रायद्वीप को एक खंड मानते हुए प्रत्येक देश के रामायण के स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, संगीत, साहित्य एवं हस्तशिल्प का सर्वेक्षण करते हुए इनका दस्तावेजीकरण करना। मध्य एशिया में राम के गुहा चित्र करीब 4000 साल पुराने हैं। ईरान इराक की सीमा पर बेलुला की चट्टानों पर ये चित्र मिले हैं। अगर मिस्र पर नजर डाली जाए तो वहां 1500 साल पूर्व के राजाओं के नाम और कहानियां राम से मिलती हैं। इटली में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो चित्र मिलते हैं वो रामायण से मिलते जुलते हैं।
प्राचीन इटली की अट्रस्कन सभ्यता कला 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से आरंभ होकर 4वीं शताब्दी तक मध्य इटली रोम से पश्चिम के टस्कनी आदि राज्यों तक फैली थी। इस सभ्यता पर रामायण का गहरा प्रभाव था। यहाँ मिले चित्रों में राम, लक्ष्मण व सीता वनगमन, सीता हरण, लवकुश का घोड़ा, हनुमान जी द्वारा संजीवनी लाने जैसे चित्र मिलते हैं। प्राचीन इटली में रावन्ना क्षेत्र होने का उल्लेख मिलता है, जो रावण की कथा से जुड़ता है। होंडुरास एक मध्य अमेरिकी देश है। यहाँ के घने जंगलों के बीच एक विशाल शहर और हनुमान जी की प्रतिमा मिली है। इंसाइक्लोपीडिया के लिए जब अध्ययन आरंभ होगा तो मध्य अमेरिकी महाद्वीप के सांस्कृतिक संबंधों पर नई जानकारी सामने आएगी। इसी तरह कंबोडिया में वेंटेन छमार नाम का एक क्षेत्र है, जो कि अंकोर वाट से करीब 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ रामायण से जुड़े तमाम भग्नावशेष मिलते हैं, जबकि लाओस के लुवंग प्रक्षेत्र में भी राम की उपस्थिति आपको मिल जाएगी। समूचा थाईलैंड ही राममय है। यहाँ के रॉयल पैलेस की सभी भीतरी दीवारों पर रामायण से संबंधित कथाओं का चित्रण है। पूरे महल में विश्व की सबसे लंबी रामायण पेंटिंग है। राम के नाम से यहाँ सड़कें हैं, पुल हैं। वियतनाम यानी प्राचीन चंपा नगरी, यहाँ 7वीं शताब्दी की रावणानुग्रह मूर्ति तथा मत्स्य युग्म मिलते हैं। इंडोनेशिया तो अद्भुत ही है। यहाँ का धर्म इस्लाम है, लेकिन संस्कृति रामायण है। इंडोनेशियन गर्व से कहते हैं कि हमने धर्म बदला है, पूर्वज नहीं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप के देनपासर मुख्य शहर में राम और लक्ष्मण के नाम से मार्ग हैं। जावा का प्रबंबन मंदिर यूनेस्को द्वारा घोषित विरासत है। ट्रिनिडाड एवं टोबैगो में भी लोगों ने खुद को रामायण से जोड़े रखा है। यहाँ 200 साल पुराना मिट्टी से बना मंदिर है, जिसमें राम, लक्ष्मण, हनुमान जी के साथ भरत भी हैं। सूरीनाम में भी राम से जुड़े कई मंदिर हैं। मॉरिशस तो बाबा मारीच का ही बसाया हुआ है, जबकि फिजी, जिसे मिनी इंडिया कहते हैं, यहाँ भी राम मंदिर है। श्रीलंका में तो 50 से अधिक रामायण आधारित स्थल मिलते हैं। श्रीलंका के राबगोडा के मध्य क्षेत्र कैंडी में हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा है। नेपाल का राम जानकी मंदिर सहित अन्य अनेक स्थलों का अध्ययन और भी कई रोचक जानकारियों को सामने रखेगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में प्रत्येक देश की एक रामायण है और उसी मूल रामायण के आधार पर रामलीलाओं का मंचन किया जाता है। प्रत्येक देश की रामलीलाएं अपने देश का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनके मुखौटे, मुकुट, वेशभूषा, अस्त्र शस्त्र, वाद्य यंत्र अलग अलग होते हैं। मध्य पूर्व में भी तमाम उतार चढ़ावों के बाद भी रामायण के प्रसंग आज भी जीवित हैं। यूरोप में रामायण का प्रभाव अत्यंत विस्तृत एवं प्राचीन है। राम आज भी हमारे मन में बसे हैं, हमारी संस्कृति के आधार हैं। श्री राम भारत की मर्यादा है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भारत की आस्था, भारत के लोगों की सामूहिकता और सामूहिकता की अमोघ शक्ति पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का विषय है, शोध का विषय है। श्री राम का चरित्र सबसे अधिक जिस केंद्र बिंदु पर घूमता है वो है सत्य पर अड़िग रहना। इसलिए ही श्री राम संपूर्ण है। इसलिए ही वो हजारों वर्षों से भारत के लिए प्रकाश स्तंभ बने हुए। श्री राम ने सामाजिक समरसता को अपने शासन की आधारशिला बनाया। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान, केवट से प्रेम, सबरी से मातृत्व,
हनुमान जी एवं वनवासी बंधुओं से सहयोग और प्रजा से विश्वास प्राप्त किया। यहां तक कि एक गिलहरी की महत्ता को भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उनका अद्भुत व्यक्तित्व, उनकी वीरता, उनकी उदारता, उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी निर्भीकता, उनका धैर्य, उनकी दृढ़ता, उनकी दार्शनिक दृष्टि युगों युगों तक प्रेरित करते रहे। भारत की आस्था में रहा, भारत के आदर्शों में रहा, भारत की दिव्यता में रहा, भारत के दर्शन में रहा। इटली के एटक्शन सभ्यता में रामायण के तत्वों का मिलन शोध व सर्वेक्षण का प्रमुख बिंदु होगा। भारत के हर राज्य में, हर भाषा में रामलीला का आयोजन होता है और दुनिया के अंदर भी लगभग हर भाषा में, हर देश के अंदर रामलीला का मंचन किसी न किसी रूप में होता है। और उन देशों की रामलीला भले ही भाषा अलग है, लेकिन भाव और पात्रता एक जैसी है। जो भाव हमारा है, जो भाव अयोध्या का है, जो भाव भारत का है, वही भाव दुनिया का भी है। यही कारण है राम की संस्कृति एक महान संस्कृति बनी। दुनिया ने हाथों हाथ लिया। आज थाईलैंड के राजा अपने आप को राम के वंशज मानते हैं। थाईलैंड की पुरानी राजधानी अयोध्या कहलाती है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन सबसे बड़ा मुस्लिम देश होने के बावजूद जो नेशनल फेस्टिवल वहां का होता है वह रामलीला के साथ होता है, रामलीला के आयोजन के साथ जुड़ता है। लाओस में, कंबोडिया में, श्रीलंका में, मॉरिशस में, दुनिया के तमाम अन्य देशों में रामलीला का भव्य आयोजन, और उसमें से तमाम मंडलियां प्रतिवर्ष हम लोग अयोध्या बुला रहे हैं। जब आप यहाँ रामलीला का आयोजन करते हैं तो हर वर्ष अयोध्या श्री राम शोध संस्थान के साथ बातचीत करें और रामायण शोध संस्थान के साथ बातचीत करके विदेश से आने वाली रामलीला को भी एक दिन के लिए जरूर बुलाइए। 3 घंटे का उनका मंचन होता है, बहुत अच्छा मंचन होता है। आप भी देखेंगे कि दुनिया के अंदर भारत की संस्कृति किस रूप में दुनिया के अंदर गई है, और उस भाव को अगर हम भी देखेंगे तो फिर हमें एहसास होगा कि राम वास्तव में हमारे लिए केवल एक उपासना के पात्र नहीं, बल्कि राम के जीवन का प्रत्येक अवसर हम सबके जीवन में एक नई प्रेरणा प्रदान करने का हमें एक अवसर प्रदान करता है। फादर कामिल बुल्के बेल्जियम से ताल्लुक रखते थे। 1935 में वे भारत आए। 1960 में उन्होंने राम कथा लिखी, जो एक श्रेष्ठतम शोध ग्रंथ है। यूरोपीय देशों के भारत आगमन के साथ अनेक यूरोपीय अधिकारियों और साहित्यकारों द्वारा रामायण और रामचरितमानस आदि का अनुवाद किया गया है। 17वीं 18वीं शताब्दी के मध्य रामायण और रामचरितमानस के अनुवाद के कारण यूरोप के साहित्य जगत में भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अत्यंत सुस्पष्ट हुई है। रामायण का अनुवाद होने का लाभ ये हुआ कि यूरोप में रामलीलाओं का मंचन विस्तारित हुआ। कैलिफोर्निया के माउंट मेडोला स्कूल में 45 सालों से जून के पहले सप्ताह में रामलीला का मंचन हो रहा है और बाकायदा इसका टिकट खरीदना होता है। कंबोडियन रामलीला के मंचन ने तो अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। कम्युनिस्ट देश लाओस में पिछले 27 सालों से रोज रामलीला का मंचन हो रहा है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, ट्रिनिडाड एवं टोबैगो की रामलीलाओं ने अपनी एक अलग मंचीय शैली विकसित कर ली है। श्रीलंका की सिंघली और तमिल कुत्तू रामलीला, फिजी और सूरीनाम की रामलीलाओं का मंचन भी अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। रामलीलाओं का मंचन यूरोप के विद्वानों का राम कथाओं पर शोध कार्यों का संकलन भी इंसाइक्लोपीडिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। यह गौरव की बात होगी कि प्रदेश, देश और विदेश की अनेक कला व सांस्कृतिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, संग्रहालयों, अभिलेखागारों में रामायण और उससे संबंधित
जितनी भी कलात्मक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उनका दस्तावेजीकरण किया जाना। अयोध्या शोध संस्थान द्वारा ये जो हिमालयी कार्य करने का निर्णय लिया गया है, इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता होगी। दरअसल ये कार्य एक राज्य का नहीं, बल्कि इंसाइक्लोपीडिया का ये कार्य पूरे देश की जिम्मेदारी बन गया है। संस्थान सभी राज्यों के संस्कृति विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग से सहयोग लेगा। इसमें विदेश में भारत के दूतावासों और उच्चायोगों, विदेश मंत्रालय और ICCR का भी सहयोग कैसे लिया जाए, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, समस्त मूर्तियां, समस्त ग्रंथ और समस्त वास्तुकलाएं नष्ट हो जाएं, परंतु किसी गांव में यदि 2 व्यक्ति भी जीवित हैं तो राम कथा जीवित रहेगी। दरअसल ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण यानी रामायण विश्व महाकोश हरि अनंत, हरि कथा अनंता को समेटने और सहेजने का एक भगीरथ प्रयास है। ये जब एक मूर्त रूप लेगा तो इतिहास रचेगा।